ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर क्लास नाइन्थ के नाइन्थ का चैप्टर है। काफी अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोबारा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15वां है बट हमारा पहला है लेक्चर का। चलो देखते हैं। कह रहे इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच अकर्स व्हेन पेंडुलम बॉब ऑसिलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है सर? देखो सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी जो है ना तो हम उसको बना सकते हैं अपनी तरफ से, ना हम खत्म कर सकते हैं। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहां है इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं, उतनी हमें छूट है, उससे ज्यादा छूट नहीं है। देखो पेंडुलम देखते हैं पहले। तो देखो जो पेंडुलम का बॉब है वो ऐसे मूव करता है, यहाँ पे है, फिर उसके बाद वो आता है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे। अब ये मैंने सर तीन अलग अलग पेंडुलम नहीं बनाई है, ये मैंने तीन पोजीशन बनाई है। ये एक ही पेंडुलम है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे। वो एक ही पेंडुलम मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे चला और फिर ऐसे चला, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं। अब बहुत प्यारी बात आप बच्चों को मैं ये बता देता हूं कि जो ए पॉइंट है, ए एंड सी, इनको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और जो बी है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्लियर सी बात है जी, ठीक है। ए और सी को एक्सट्रीम पोजीशन और बी को बोलते हैं मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन की एक खास बात है, देख लेते हैं। चलो पहली बात तो यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेंडुलम है वो चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, सर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। देखते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी एक तो सर, टिक मार देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी सर, ठीक है। इजी सी बात है, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होगी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से जुड़ी होती है। तो यार हमने तो देखा ही था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की या तो पोजीशन या उसकी ओरिएंटेशन से जुड़ी हो। ये बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि बच्चों को यही लगता है सिर्फ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ पोजीशन से जुड़ी होती है, बट एक्चुअली वो ओरिएंटेशन से भी जुड़ी होती है। ओरिएंटेशन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आपको नहीं ऐसे समझ आएगा। स्प्रिंग होता है, जब वो स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको फोर्स फील होती है। जब ये देखो, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा, इमेजिनरी स्प्रिंग। मैंने उसको ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खींचा दोनों साइड से, तो आपको एक फोर्स फील होगी। वो इसलिए फील हो रही है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या ओरिएंटेशन बोल लो, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, जो एनर्जी है उसके पास, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहां तक आपको समझ आ गया? डस्टर उठा लेते हैं, एक बार रख लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया जी हमें, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सर? इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी होती है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है ये भी कांस्टेंट रह रही होती है। समझाते हैं सिनेरियो, कांस्टेंट कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। थोड़ा रब कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। चलो देखो, इसी को ही कर लेते हैं, इसको इसको भी कर लेते हैं। थोड़ा समझना है ना अपने को, तो क्लियर तो होना चाहिए। देखो जैसे ही पेंडुलम यहां से चलता है, यहां से मैंने ऐसे छोड़ा लाइक पेंडुलम को ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस चीज को तो बोलते हैं कि ऑसिलेट कर रहे हैं सर, है ना। इसी को ये ऑसिलेट बोलते हैं, क्लियर सी बात है। तो जब ये ए पे है, जब ये ए पे है, ये ऐसे छोड़ा, फॉर एग्जांपल ऐसे छूटा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बी पे जाके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी।
लेकिन क्यों सर, बी पे मैक्सिमम क्यों होगी? उसके बाद भी तो बढ़नी चाहिए। नहीं बेटा, उसके बाद ये हाइट पे जा रहा है, और हाइट पे देखो गया 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 गया, सी पॉइंट पे ना जाके ये सी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रहा। यार सिंपल सी चीज नहीं समझ आ रही? देखो, ए से चला, बी तक पहुंचा, बी से चला सी तक पहुंचा, सी से आगे नहीं बढ़ा, सी से इसने टर्न ले लिया। तो कुछ गड़बड़ तो है, टर्न लिया है तो क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि सी पे ना जो वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकंड हो गई थी सी पे आके। वेलोसिटी 0 हो गई थी, इस वजह से वहां पे रुक गया। यार जैसे ये मार्कर, ये देखो मैंने उछाला, ये यहां तक गया, और इसकी ये देखो वेलोसिटी हो गई 0। एक जगह जाके इसकी वेलोसिटी 0 और वहां से वापस आया। इसका मतलब वेलोसिटी जहां पे 0 हो गई वहां पे टर्न आना ही आना है। यार ये देखो, ये गया, ये देखो ये गया, एक जगह वेलोसिटी 0 और वहां से वापसी। वेलोसिटी 0, वापसी आया। सेम ऐसी ए एंड सी दोनों पे वेलोसिटी 0 होगी। 0 होगी सर, ठीक है। सर आपने वेलोसिटी की तो बात कर ली, इसका मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी का तो थोड़ा हमें बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या, अभी बताते हैं। अच्छा पहली बात हम ये देख लेते हैं, बी पे ना इसकी वेलोसिटी सर मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। एक हमें बहुत अच्छी बात पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो सर पोजीशन से रिलेटेड होती है। ये बना लेते, पोजीशन से रिलेटेड होती है। लेकिन एक बहुत प्यारी बात और मैं आपको बता देता हूं, और वो प्यारी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो वेरी करती रहती है। आप कंपेयर कहां से कर रहे हो? नहीं समझे बात को? फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिल्डिंग है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं रेफरेंस हाइट इसको मान रहा हूं तो mgh होएगी। ये वाली हाइट हो गई mgh, ठीक है। बट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट नीचे ग्राउंड को मान ही नहीं रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं रेफरेंस पॉइंट, समझो बात को, तो ये वाली जो हाइट होएगी, जो भी हाइट है ये mgh डैश हो जाएगी। कहने की बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरी करती है, रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अब ये रेफरेंस वाली बात अगर आपको और क्लियरली मैं समझाना चाहूं तो मैं समझा सकता हूं। देखो, आप गए, कपड़े खरीदने गए, आपने 2,000 रुपए की टी शर्ट पसंद करी, आपके पापा ने कहा नहीं, बट नहीं महंगी है, ये आपके पापा ने बोल दिया। अब 2,000 की टी शर्ट है और 4,000 की टी शर्ट है, अब कौन सी महंगी हुई? तब सर 4,000 वाली महंगी लगेगी। क्यों? कंपैरिजन। फिर आपने 4,000 वाली टी शर्ट को 6,000 वाली टी शर्ट से कंपेयर किया, तब 6 वाली महंगी लगेगी। तो सिनेरियो आप समझ रहे हो, सारा सिनेरियो कंपैरिजन का है। पोटेंशियल एनर्जी में आप 0 पॉइंट या ग्राउंड लेवल बोलते हैं जिसको, ग्राउंड लेवल अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे ये अभी मार्कर है, ये होगा यहां से 1 मीटर 1.5 मीटर है ये फर्श से जहां मैं खड़ा हूं, तो इसकी क्या mgh मान लूं मैं पोटेंशियल एनर्जी? एक और तरीके से भी तो आप इस चीज को सोच सकते हो। मैं अभी खुद ना 4th फ्लोर पे खड़े हो गए वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसे तो मैं इसको ग्राउंड से देखूं तो 4th फ्लोर प्लस ये वाली हाइट भी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप कहां से कंपेयर कर रहे हो बदलती है। समझ रहे हो बात को? ये मैं समझाना चाहता था आपको। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो, जो बी पॉइंट है हम यहां इसको ग्राउंड लेवल मान रहे हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ले लिया। अब जो ए पॉइंट है हम ऐसा मानते हैं एच हाइट पे है, और जो सी पॉइंट है वो भी सिमिलरली एच हाइट पे ही होगा। वो तो सेम ही चलेगा ना यार, ऑसिलेशन मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, सॉरी, जो भी बोलना है तुम्हें बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब बी पे क्या है? वेलोसिटी मैक्स है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। ए और सी पे क्या है? हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड सी, ये चीज हो गई, टिक मार दिया।
सर ए और सी पे पोटेंशियल होगी और बी पे सिर्फ काइनेटिक होगी। क्लियर सी बात है, ये हमें पता चल गया। यहां वेलोसिटी जीरो है तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट, और बी पे ओनली काइनेटिक होगी। ये होता है सिनेरियो। बट सर आप इसके बीच का भी तो समझाओ ना, ये तो आपने एकदम ऐसी पोजीशंस का बता दिया। बिल्कुल बताएंगे बेटा। देखो, जैसे आप ए से चल रहे थे और आप बी पे आए, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। धीरे 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 डिक्रीज हो गई, हाइट जीरो आ गई, खुचुक ऐसे जीरो ही। तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये होता है सिनेरियो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको हटा के लिखते हैं। चलो चलो देखो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप ए से बी की ओर चले, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली घट रही होगी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ रही होगी। और बी पे आके पता है क्या होता है सर? पोटेंशियल रहती ही नहीं है, जीरो हो जाती है, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं बची ना सर, वो ग्राउंड पे आ गया ना। ठीक है, आप फिर बी से सी पे गए, तो जैसे आप सी पे जा रहे थे, आप बी से सी की ओर जा रहे थे, तो हाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी। देखो यहाँ है, फिर ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसे गया। हाइट बढ़ रही थी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी तो मैं बोल रहा था कि बी से सी की तरफ जाते वक्त वेलोसिटी धीरे 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 कम होती होती जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही समझा रहे हैं कि काइनेटिक से बदली, पोटेंशियल हुई, फिर दोबारा काइनेटिक हुई, ऐसे चलता रहता है। सर क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? तो इसका आंसर है नो। ये दो चीजों की वजह से रुकता है। एक तो है फ्रिक्शन, एंड 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और एक चीज हो रहा है वो है एयर रेसिस्टेंस। इन दो चीजों के कारणवश जो ये हमारा पेंडुलम है वो हमेशा नहीं चलता रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होती है मैं आपको बता दूं, मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं, चल रही है ना? हाँ चल रही है अब तक तो। वो क्या होता है, बहुत बार वीडियो ना बीच में रुक जाती है, बहुत दुख होता है, मैं बोलता रहता हूँ स्टोरेज की वजह से। ठीक है, चलो एनी हाउ, जो फ्रिक्शन है वो एक कांटेक्ट फोर्स होती है। ठीक है, फ्रिक्शन तो तुम्हें पता ही है यार, हम इधर चल रहे होते हैं, अपोजिट साइड फोर्स लगती है, पता है। एयर रेजिस्टेंस होती है कि कोई चीज जब एयर में चल रही होती है तो एयर थोड़ा सा तो रेसिस्ट करती है, मतलब थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती है उस मोशन को, थोड़ा सा अपोज करती है। बेसिकली आपने अगर ऊपर से आप पेपर को फेंकोगे, वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ऐसे एकदम ऐसे उड़ता उड़ता ऐसे ऐसे करते हुए लहर मारता हुआ नीचे जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी ये जो एनर्जी है सर, फ्रिक्शन एंड एयर रेसिस्टेंस, तो ऐसे तो रोक देगा इसको, रोक देगा। तो ऐसे तो इसकी सर कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है, एनर्जी इसकी रहेगी। और जो एनर्जी इसकी अब होगी, जैसे धीरे धीरे रुक रहा होगा ना, तो इसकी कंप्लीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जहां भी फ्रिक्शन फोर्स लगती है वहां पे हीट एनर्जी पैदा होती ही होती है। मैं आपको बताता हूँ, रुको माइक में यहाँ लगा लेता हूँ। सर्दियों में, अभी सर्दी आने वाली है, सुबह सुबह आपके ऐसे ऐसे करवाते हैं स्कूल में। ये क्या है? ये हाथों का फ्रिक्शन ही तो लगा रहा हूं मैं। क्या हो रहा है इससे? इससे हीट एनर्जी पैदा हो रही है, और फिर हम ऐसे मुंह पे, आंख पे, जहां पे भी लगाना होता है वहां लगा लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए। यहीं पे इसीलिए कि फ्रिक्शन लगती है, और फ्रिक्शन लगने के बाद हीट एनर्जी निकलती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एकदम अच्छे से फॉलो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर एक बार क्या कहता है। दोबारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले आए हम। एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है, बुक में आपको मिल जाएगा, बैक एक्सरसाइज का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। एक बैटरी जो है वो बल्ब को जला देती है, बताओ क्या एनर्जी के चेंजेस हो रहे होंगे सर? देखिए,
होगा क्या, बैटरी जो है ना, बैटरी के अंदर कुछ हो रहे होंगे केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस। उस केमिकल रिएक्शन, ओ सॉरी, उन केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाती है। केमिकल एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड, केमिकल एनर्जी कंज्यूम हो गई। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा, लिख लेना तुम, मतलब मैं समझा रहा हूं बेसिकली तुम्हें अभी। सर एक बात बताओ, कंज्यूम के लिखा है आपने, ट्रांसफॉर्म बोल दो। एक तरीके से ट्रांसफॉर्म ही हो रही है बेटा, कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फर्दर, इलेक्ट्रिकल से जो बल्ब है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि लाइट एनर्जी तो दे ही रहा होगा, वो तो उसका काम ही है यार, ठीक है। प्लस एक और चीज देता है, हीट एनर्जी भी वो दे रहा होता है, ठीक है। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, एक्चुअली पहले हीट एनर्जी में जाता है, हीट एनर्जी से ही रिलेटेड होता है लाइट एनर्जी का, कि पहले गर्म होता है फिर वो लाइट होता है, बट कोई नहीं, आप इतना भी अगर लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। ओके सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन ले आए हैं हम। कहते हैं कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स। मैं छोटी फॉर्म में लिख देता हूँ क्वेश्चन को, है ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इन एब्सेंस ऑफ फोर्स। सर लगता नहीं है, फोर्स नहीं लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, हिलेगा कैसे कोई ऑब्जेक्ट। देखो इसमें ना दो केस बनते हैं, बताता हूं। एक है कि अगर ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, एक तो ये है कि स्टेट ऑफ मोशन में हो ऑब्जेक्ट। दूसरा केस बनता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में तो एक सिनेरियो बनता है। देखो जो स्टेट ऑफ मोशन है, इसमें आपको बड़ी प्यारी सी चीज एक याद रखनी है कि सर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने, न्यूटन जी ने क्या बोला फर्स्ट लॉ में, ये बोला कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन मोशन, भाई कोई रेस्ट पे हो या कोई मोशन में हो, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई गई। मतलब कहा यह था, उन्होंने जो बोला था कि अगर कोई चीज चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और ये सेकंड वाली जो मैंने बात बोली ना कि रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, ये तो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं भाई। अगर कोई चीज है यहाँ पे, बाइक है, बाइक खड़ी हुई है, अब उसको धक्का नहीं लगाओगे, स्टार्ट करके नहीं चलाओगे, वो भी एक फोर्स ही है, ठीक है, तो वो मूव नहीं करने वाली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, विदाउट फोर्स क्या होगा, विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग। ऑब्जेक्ट तो भाई चलता रहेगा, भाई ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं मिल रही, अगर वो ऐसे जा रहा तो वो ऐसे ही जाता रहेगा उतनी स्पीड से, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो में कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना। अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो है ना। यस डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, यस डिस्प्लेसमेंट होगा, लिख लो, होगा। यार आप समझो ना, फोर्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ फोर्स। इसको आप थोड़ा सा और दूसरे पहलू से भी समझ सकते हो अगर समझना चाहो तो, अगर बोलो तो मैं समझा दूंगा। चलो समझा देता हूं अपने बच्चों को। जो फोर्स है ना, एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है सर, एम में। एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो मास तो, एब्सेंस ऑफ फोर्स मतलब फोर्स जीरो। अब मास जीरो नहीं हो सकता, मास तो जीरो नहीं हो सकता किसी मैटर के लिए। अभी जो 9th तक हमने फिजिक्स पढ़ी है सर, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं।
एक्सक्लरेशन हमारा जीरो हो जाएगा, तभी हमारी फोर्स जीरो हो सकती है। पक्की बात है, पक्की बात है जी। एक्सक्लरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? देखो, जिस बच्चे को अभी जो मैंने बात बताई यहां तक वो समझ आ गई, वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपकी और बेटर एनालिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा और एनरिच करने के लिए मैं बात बताऊंगा। जो एक्सक्लरेशन है वो जीरो होगा। एक्सक्लरेशन जीरो होने का मतलब ना ये नहीं होता, पता बच्चों को, काफियों को, कि एक्सक्लरेशन जीरो होने का मतलब लोग सोचते कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। कम लोग सोचते हैं, ठीक है, ऑफेंड मत होना, और हम तो सोचते नहीं, आपने कैसे, कम लोग सोचते हैं, बट ऐसा होता है, देखो चलता है बच्चों के दिमाग में। एक्सक्लरेशन जीरो होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है ना तो वो बढ़ रही ना वो घट रही। मतलब अगर 60 पे चल रही है गाड़ी, तो ना वो 61 पे जा रही ना वो 59 पे आ रही, वो 60 60 60 60 ऐसे ही लगाए जा रहे हैं गाड़ी को, ठीक है। ये तब होता है जब यूनिफॉर्म मोशन चल रहा होता है। अरे सर, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब स्पीड या वेलोसिटी बोल लो वो सेम रहे। भाई 60 60 60 60 60 से जा रही है गाड़ी, तब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। कोई डाउट है? नहीं ना। ये चीज आपको यहां से याद रखनी। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है ना, ये तो हमें पता ही है। डिस्प्लेसमेंट, टिक टका टिक 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 मार दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे। दो मैंने बोला था, दो केस बनेंगे, दूसरा केस देख लो। अब कोई चीज रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, न्यूटन साहब ने बोला था, बिल्कुल। तो इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट ओनली, रेस्ट में रहेगी, सो नो डिस्प्लेसमेंट। पक्की बात है। चलो ये समझ आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ओके सर, आगे एक कंसेप्ट पे चलते हैं, काफी प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। देखते हैं कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको बताया, ये मतलब ऐसे कंसेप्ट ही है, आपके एनसीईआरटी में दिया, तो थोड़ी तिरछी लाइन थोड़ी नहीं ज्यादा ही हो गई यार, ऐसे नहीं चलेगा। चलो चलो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था सर? या तो पोजीशन से एनर्जी, पोजीशन से जुड़ी हुई एनर्जी हो, या कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ी हुई एनर्जी हो, ठीक है जी। चलो फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के एच हाइट ऊपर ले गया यहां तक, ठीक है। तो इसने कितनी हाइट तय करी? एच हाइट। यहां से उठ के यहां गया, ठीक है, ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी? mgh, ठीक है। एक्चुअली लोगों को ना एनर्जी को और वर्क को लिंक करना ही नहीं आता, दिक्कत ये भी हो जाती है। सर लिंक करने का मतलब समझो, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या अर्थ इस पे हर टाइम एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब अर्थ इस पे हर टाइम एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, अपनी साइड बुला रहा होगा, ऐसे mg लगती है जो, ठीक है, वेट भी बोल रहे होते हैं जिसको हम, अपनी साइड लगाया, ठीक है। अब जो नीचे इस पे फोर्स लग रही थी, मैंने क्या किया, नीचे साइड फोर्स लग रही थी, मैंने क्या किया, इसको उठा के ऊपर ले गया। मतलब फोर्स लग रही थी नीचे, बट मैं इसको उठा के ऊपर ले गया। सिनेरियो क्या हुआ? सिनेरियो ये है कि जो अर्थ ने इस पे फोर्स लगाई, मैं उससे अपोजिट ले जा रहा हूं। क्या ले जा रहा हूं? अपोजिट। अपोजिट ले जाने के लिए मेरे को ना इस पे वर्क करना पड़ेगा। सर वर्क क्या? सर समझ नहीं आ रहा। देखो, नीचे से आपने उठाया किसी चीज को, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इस पे नीचे लग रहा है mg, ठीक है। अब नीचे इस पे ऑलरेडी फोर्स लग रही है, मुझे अगर इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो एक फोर्स लगानी ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। इससे ज्यादा या इससे ज्यादा ही फोर्स, थोड़ी सी इससे ज्यादा लगानी पड़ेगी। जैसे ये देखो, ये मार्कर है, अब ये मेरे हाथ पे देखो, यहाँ पे क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है यार, वो नहीं, ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा ना, यहीं पे ही है। बट अगर मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, ये देखो, अगर मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, ये देखो मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ तो मार्कर नीचे आ रहा है। अब ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ये लो, यहां से हटाता हूं, देखो हाथ हटाया, नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ इस पे हर टाइम एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ इस पे हर टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, मार्कर नीचे जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे मार्कर को यहां से यहां ले जाना है, तो देखो, ये देखो,
काम करना पड़ा ना मेरे को, ये देखो ना, एनर्जी तो लगा रहा हूँ ना अपनी साइड से, देखो ये यहाँ था मार्कर, मेरे को ऊपर ले जाना था यहाँ। अगर मैं इस पे काम ना करूँ ना, तो मैं ये देखो, अगर मैं छोड़ दूं, ये छोड़ दिया, क्या हो रहा है, डायरेक्टली नीचे जा रहा है, डायरेक्टली नीचे जा रहा है। तो ऐसा सिनेरियो पोटेंशियल एनर्जी ये बोलते हैं कि वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर। समझ जाओ, मतलब आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ, और आप लिखने की जो ओरिएंटेशन है वो तो देखो पेपर में आपको ऑब्वियसली बुक से पढ़ पढ़ के आंसर आएगी, बट आप देखते रहो चीजें, मैं समझा क्या रहा हूं। ठीक है, तो ये एनर्जी और वर्क डन का ये लिंक होता है कि एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी, अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे ले गया ना मैं, तो मेरे को वर्क डन करना ही पड़ेगा, मैंने काम किया ना यार, मैं इसको यहां से उठा के यहां पे ले गया हूं। अगर मैं काम ना करता ना तो वो कभी ऊपर जाता ही ना, क्योंकि इस पे एक बहुत तकड़ी फोर्स लग रही थी हर टाइम पे, जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लगी। अब अपने मेन कंसेप्ट की आ जाते हैं, मेन ही था वैसे तो ये भी, मेन मतलब जो बताना चाहता था, एक ऐसे गया। अब मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को सेम यहां से यहां उठा के ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे, और फिर यहां तक पहुंचाया। अब है यहां से यहां तक भी हाइट h ही, और यहां से यहां तक भी h ही थी। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, सेम है, हाइट सेम है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, क्या इसकी ये वाले जो रूट है इससे और इससे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अलग होएगी या सेम होएगी, बताओ। बहुत बच्चों का यहाँ पे आंसर आ सकता है कि सर अलग होएगी, कुछ कहेंगे सेम होएगी, बट इसका जो एक्चुअली आंसर होगा ना वो सेम है, कि सर सेम होएगी। ठीक है, ऐसा क्यों? पहली बात जो आपको समझनी है, जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है जहां पे वर्क आ गया है। डिस्प्लेसमेंट की बहुत प्यारी बात है, और वो ये है कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही लेना देना रखता है, और किसी पॉइंट से लेना देना नहीं रखता। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बस इन दोनों के बीच में, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, बस इन दोनों के बीच में से टक 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 एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ओ, ओ से मेरे को पी तक पहुंचना है। अब मैं यहां से चला जाऊं, ऐसे चले जाऊं, वैसे चले जाऊं, और ऐसे पहुंच के पी पे पहुंचूं, डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट बोलता है भाई सुन, मैं देखूंगा, देखूंगी, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और इनको ज्वाइन करो। तो ये जो आया है, अब देखो ये जो है ना हमारा, ये इसको हटा दो एक बार के लिए। अब ये जो हमारा आ गया ना स्ट्रेट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था सर, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इस पे एक ही फोर्स लग रही थी, सिंगल फोर्स एक्टिंग। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक ही फोर्स लग रही होगी, हमने कंडीशन ऐसी ली है, दैट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है। क्या करें सर फिर? देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो लग कहाँ रही है, ये देखो, ग्रेविटी सर नीचे लग रही है सर। ठीक है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसका मतलब वर्टिकल प्लेन पे लग रही है, लाइक ऐसे देखो ना, वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी ऐसे ये वाली एक्सिस पे लग रही है, कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस वो है अपना ग्रेविटी का तो लेना देना। भाई ऊपर जाएगा उसमें भी तो ग्रेविटी, ऊपर नीचे ग्रेविटी जो है लगी हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी का तो चर्चा होगा। ठीक है, अब है क्या, अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो पता चल रहा है हाँ भाई मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट ले गया उसको,
बट अगर मैं ऊपर ले गया यहाँ तक, देखो यहाँ तक जो मैं ले गया ना, इसको मैं पी बोल देता हूँ, पी पॉइंट तक। अब जब मैं ए से पी तक ले गया तब तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ले गया, बट जब मैं पी से क्यू ला रहा हूं तब मैं हॉरिजॉन्टली चला रहा हूं। ये देखो, तो मैं हॉरिजॉन्टली ले गया हूं। हॉरिजॉन्टली फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि जो फोर्स है वो वर्टिकल प्लेन में लग रही है यार, ऐसे फोर्स वर्टिकल प्लेन में लग रही है। आप हॉरिजॉन्टली चाहे जो करते रहो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है ना बिड़ू। ये देखो, अगर फोर्स में देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है ना, तो वर्क जीरो होता है। फिर वर्क जीरो माना जाता है यार। उसने किया ही क्या है? फोर्स तो ऐसे लग रही है, मैंने चलाया ऑब्जेक्ट को ऐसे, सेंस ही नहीं बन रही। तो इस वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले केस में, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी mgh होगी, क्योंकि यहां से यहां तक गया, ठीक है, फिर यहां से यहां तक गया, इग्नोर कर देंगे इस वाले रूट को, तो यहां से यहां तक गया कंसिडर कर लेंगे, इस वाले को दोबारा इग्नोर, इस वाले को कंसिडर। तो एक रूट, दो रूट, तीन रूट ऐड करोगे ना तीनों को, देखो खच 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 HIT आने वाली है यार। ये मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट को लेना देना सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, mgh, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए हो तो हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन ले आया दोबारा आपके लिए, एक लिख देते हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी का है, 10वां सवाल मिल जाएगा आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट मास 40 kg, रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। मतलब ऐसा बोला है कि जब आधा आ जाए ना अपनी जर्नी से, तो बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। पहली बात तो ये, जब एक ऑब्जेक्ट है उसको 5 मीटर रेज किया, 5 मीटर, मास उसका दिया हुआ है 40 kg, हाइट दी हुई है 5 मीटर, जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 या 10 लें, 9.8 ही लेंगे, ठीक है, ठीक है, 10 नहीं लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर mgh, मास है हमारा 40, जी है हमारा यहाँ पे 9.8 और h है हमारा 5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 20 × 98 1960। सर आपकी मैथ्स तो बहुत तेज है। नहीं बेटा, मुझे आंसर याद था। आगे देखें, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे तो कह रहे हैं कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ओके, ये अब जो मेन थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट भी है, यहाँ तक तो बच्चा कर ही लेता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1960 आ रही थी। बस अब 1 मिनट इसको रब कर देते हैं। ऐसे एकदम टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 1960 जूल। अब पहली बात तो ये, मैं इसको माइक को यहाँ लगा लेता हूँ। हाँ, जो जब ये ऊपर होता है सबसे, सर मैकेनिकल एनर्जी का तो आपने कंसेप्ट बता ही दिया था और हमने सुन भी लिया था। कहते थे कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है और ये रहता कांस्टेंट है। और हम यहाँ तक समझ गए हैं, तो मतलब जर्नी में कांस्टेंट रहता है, जर्नी में, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे हो, 1960 जूल है। अब ये ऑब्जेक्ट चल थोड़ा ना रहा है, ये ऐसे है, देखो उठाया, अब ये यहाँ पे है, बस ये एक जगह रुका हुआ है ऐसे। तो इसकी 1960 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी हुई। काइनेटिक एनर्जी क्या है उस पॉइंट पे? जीरो, कुछ भी नहीं, अंडा यार, चल ही नहीं रहा ना, वो चल नहीं रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है वहां पे? जीरो। कोई डाउट है यहां तक? नहीं होगा। जैसे जैसे सर ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, देखो ये ग्राउंड लेवल है, तो जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है, जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है, देखो इसकी हाइट हाइट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज 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 होती 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 इवेंचुअली जीरो हो जाती है। ऐसा ही होता है सर, क्लियर सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है, हमें आ भी गई समझ, ठीक है। जैसे ही नीचे आ रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, क्लियर सी बात है, ठीक है सर। मैकेनिकल एनर्जी हमें पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, कांस्टेंट वो रहती है। एट द टॉप, ऑन टॉप, ऑन टॉप, ठीक है, ऑन टॉप ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी 1960 जूल। अब अपना काम बन गया। काम कैसे बना? हमने मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली सबसे टॉप पे, नहीं समझे? मैकेनिकल एनर्जी हमने सबसे टॉप पे निकाल ली। अब हमें क्या करना है बच्चों, जब ये यहाँ आधा होगा ना तब हमें इसकी वो निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। देखो, जब ये हाफ वे डाउन होगा हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं। देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर? 5/2 मीटर हो जाएगा जी। सिंपल सी बात है बहुत ही। भाई पूरा 5 मीटर है, मैं बोलूँ आधा आ जाओ, कितना हो गया? 5/2, 2.5 मीटर। तो पीई डैश, डैश मतलब न्यू है ना, तो एम जी एच डैश, डैश मतलब न्यू ले लिया मैंने। अब मास है 40, जी है 9.8, एच डैश हो गया 5/2, वैल्यू आएगी 980 जूल। सर मैथ्स बहुत तेज है, नहीं मुझे आंसर याद था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डैश वाली, हाफ वे डाउन वाली है ये, हाफ वे डाउन, जब वो आधे रास्ते आ गया था तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर सी बात है जी यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर सी बात है। अब 1 मिनट थोड़ा रब कर लेते हैं इसको, 9 इसी को जुड़ा देते हैं। देखो 1960 टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। मैंने बोला था मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है सर हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में कहीं भी चेक कर लोगे कांस्टेंट रहेगी। अब जब बीच में हमने देखा यहाँ पे, तो 980 हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का सर एक तो तरीका होता है आप हाफ एम वी स्क्वायर लगा दो, बट यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें वी नहीं पता किसी भी तरीके से, ठीक है सर। या हो जाएगा या नहीं होगा, यहाँ आपको इस तरीके से निकालना, चाहे हो भी जाए चाहे नहीं भी हो, शायद हो भी जाए या ना भी हो, आप ट्राई करना, ठीक है। मिस्ट्री हो क्या पता। काइनेटिक एनर्जी है 1960 माइनस 980 विच विल बिकम 980 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 980 जूल एग्जैक्टली जब वो हाफ में होगा, लाइक वो बीच में होगा तो 980। इसका मतलब क्या हुआ? 980 कॉमा 980, दोनों 980। हाँ, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल होता है, ऐसे पोटेंशियल घटी 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 980। आपने देखा सर टॉप पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी 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 980, फिर बढ़ती 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 एकदम लास्ट तक जाके 1960 पहुंच जाती है काइनेटिक एनर्जी भी 1960। कोई डाउट है? नहीं, आगे चलते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जी, प्यारा क्वेश्चन है कि कैन देयर बी मैकेनिकल एनर्जी विद जीरो मोमेंटम। भाई अगर मोमेंटम जीरो है किसी ऑब्जेक्ट का तो क्या मैकेनिकल एनर्जी होगी उस पर, पोजेस कर सकता है? तो देखो, पहली बात तो मोमेंटम होता क्या है? भाई तू है कौन वो तो देखें। अरे भाई आप तो बहुत बड़े लोग हो। मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम कब जीरो होगा? मोमेंटम तब जीरो होगा या तो मास जीरो हो या वेलोसिटी जीरो हो। यार दोनों में से एक चीज जीरो हो और वो मल्टीप्लाई हो जाए तभी जाके मोमेंटम जीरो हो रहा होगा। तो ये जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो नहीं होता मैटर के लिए, जो हमने अभी तक 9th में पढ़ा है। हम तो कहते हैं मैटर के एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस वो मैटर होता है, तो मास जीरो कैसे हो जाएगा यार? वेलोसिटी जरूर जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो, ये हमें यहां से कंक्लूजन मिल गया कि एक चीज तो हमने यहां से ड्रॉ कर ली, विदड्रॉ कर ली कि जीरो मोमेंटम मतलब जीरो वेलोसिटी। मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है सर, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ओरिएंटेशन या फिर पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो वेलोसिटी की वजह से होती है। पक्की बात है, कच्ची बात है यार? पक्की बात होनी चाहिए। अब यहां तो वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गई, तो हाफ एम जीरो का स्क्वायर प्लस एम जी एच, तो ये तो हो गया जीरो, बट एम जी एच जरूर है, एम जी एच जरूर है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो एम जी एच होगी। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और वो मूव नहीं कर रहा, तो यही तो केस है वो। भाई मोमेंटम जीरो, मूव नहीं, लो मैं ये मार्कर है, ये मैं उठा के यहां ले गया, बस अब ये मूव नहीं करा रहा मैं इसको, देखो है तो मैकेनिकल एनर्जी यार, मैं यहां से उठा के यहां ले गया हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। क्या गल कर रहे हो? ठीक है, आगे देखें। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दोबारा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया क्वेश्चन को, कि अगर इस तरीके से भी आ जाए तो आपको क्या करना है। ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर में जब आप जाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जहां शुरू होते हैं उसका शायद पहला ही क्वेश्चन है, चेक कर लेना, पहला ही है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट वन लाइटर देन द अदर, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एम वन मास और एम टू के। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो एम टू है वो भारी है। भाई एक हल्का ऑब्जेक्ट है, एक भारी ऑब्जेक्ट है, हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। अरे वाह, मतलब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वो है एम वन वी वन, और मोमेंटम ऑफ सेकंड वो है एम टू वी टू। ये दोनों सेम है, मोमेंटम सेम है सर, एम वन वी वन एम टू वी टू। ये कंक्लूजन आ गया अपना, यहाँ तक तो जो पढ़ा है वहाँ ये आ गया। वट विल बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ? सर देखो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछे हैं, बताओ, कोई बात है? मोमेंटम सेम है, इतना तो हमें पता चल ही गया। मोमेंटम को आपको पता है किस चीज से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ये होता है मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ यूज करूंगा इसलिए बता दिया। देखो सर, पी इज इक्वल टू एम वी हो गया, अब मैं यहाँ यूज करूंगा, इसको भी रब करके इधर लिख दूंगा मैं, मुझे ये जगह यूज करनी है क्योंकि ये देखो लिख दिया। चलो सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सही है। लेकिन अगर हम पहले की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, फर्स्ट की क्या आएगी? सर फर्स्ट की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम वन वी वन स्क्वेयर। ये वी वन स्क्वेयर है, इस चीज को समझो। ठीक है, सेकेंड की हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर। चलो अब फर्स्ट की बात नहीं करते, करेंगे आगे करेंगे, कंफ्यूज नहीं कर रहा यार, एक चीज करनी है इसमें, वो देखो पहले। अब अगर मैं ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दूं, बस कर रहा हूं मैं, तो क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाइंग मास इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई मैथ्स में तो हो जाता है ये, कि आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड अगर साथ साथ कर रहे हो तो दैट्स ओके। तो मैंने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर तो पहले था, और एम और नीचे भी एम, देखो ना ये एम एम कट के वैसे भी वन ही बन जाना है बाद में, इसलिए एम एम। अब देखो, एम और एम मल्टीप्लाई होके बन गया एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एम, और टू भी है नीचे। अब जो एम वी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी का होल स्क्वेयर अपॉन टू एम। सर हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एम वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, अभी मैंने बताया था, पी होता है एम वी। तो क्या मैं इसको पी स्क्वेयर अपॉन टू एम लिख सकता हूँ? अरे बस बन गया भाई अपना काम, पी स्क्वेयर अपॉन टू एम। अगर यहां तक आप पहुंच गए, मैं देख लूं दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, ओके ठीक है। वो मुझे लगा कि नीचे है, क्या पता दिखे ना। पी स्क्वेयर अपॉन टू एम, अगर आप यहां तक पहुंच गए ना, ओवर है मामला। देखो देखो,
रेशियो निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन तो दूसरा दिया हुआ था, एग्जाम्पलर में थोड़ा सा इजी था, यही पूछा था कि किसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम ज्यादा क्या होगी, बट मैं रेशियो वाला पूछ के और थोड़ा सा ये हो जाएगा P स्क्वेयर अपॉन 2m1 अपॉन P स्क्वेयर अपॉन 2m2। सर आपने P क्यों लिया है, दोनों का सेम मोमेंटम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दोनों का मोमेंटम सेम है। ये तो मेरी ट्रिक थी। मेरी क्या ट्रिक थी, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका। और भी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, एक दूसरा तरीका होता है, वो जानने की जरूरत नहीं है, या जानना है तो देख लेना, दिमाग लगाना होएगा, कुछ बढ़िया तरीका है। देखो पी से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, सॉरी 2 गया ऊपर, तो 2m2 अपॉन 2m1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। 2 से 2 गया, m2 अपॉन m1 आ गया। ठीक है, ये हमारा यहां तक खत्म। चलें आगे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट ही है वैसे तो, क्वेश्चन क्या कंसेप्ट की फॉर्म में बताऊंगा। देखो पावर के बारे में सर जिक्र नहीं करा आपने, पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, अब करेंगे ना लोग। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि किस रेट से आप काम को कर रहे हो उसको पावर बोलते हैं। पावर की ऐसा यूनिट WTT वाट होती है, WTT वाट, वाट 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 वाट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो बड़ी प्यारी सी, जो वर्क होता है सर वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम। बिल्कुल प्यारी बात है सर, बिल्कुल प्यारी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सर 1 मिनट, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। मोशन चैप्टर में हमने वेलोसिटी पढ़ा था, वो होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल वही है बेटा, वेलोसिटी होता है। तो मैं लिख सकता हूं पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस ये बन गया ना कंसेप्ट अपना। तो पावर की यहां से आपको एक नई ऐसा यूनिट भी मिल गई सर। एक तो हम वाट मानते ही है, एक यहां से क्या मिलेगी, फोर्स आपको होता है क्या, न्यूटन। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी आपकी एक ऐसा यूनिट मिल गई, ठीक है। या फिर यहाँ पे यहां से भी आपको एक ऐसा यूनिट मिल सकती है। देखो वर्क की क्या होती है, जूल अपॉन सेकंड, तो एक पावर की ऐसा यूनिट मिल गई जूल पर सेकंड। ये वाला कंसेप्ट सर आपने बताया क्यों बेटा, क्वेश्चन है एक आपका एग्जाम्पलर में, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है अविनाश और कपिल वाला। वो मैं खुद से नहीं करा रहा, मैंने कंसेप्ट बताया, वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक फ्रिक्शनल, दो बंदे हैं, अविनाश है कपिल है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स शायद 15 की, मैं ले लेता हूँ कोई आर्बिट्ररी वैल्यू, या फिर मैं देख ही लेता हूँ, रुको 1 मिनट। 10 25 8 3। देखो इस पे 10 न्यूटन की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये एक 10 न्यूटन के फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट भाग रहा है, मतलब जो 10 न्यूटन की पीछे फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट जा रहा है, दूसरी साइड जा रहा है। तो कितनी पावर ये लगा रहा होगा, ये पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना, फोर्स दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, तो लगा दो पावर में। तो पावर ए की मतलब अविनाश की वो हो जाएगी 10 × 8 80 वाट। कपिल की पावर ऑफ के और कपिल 25 × 3 75 वाट। ज्यादा पावरफुल पूछते हैं कौन है भाई, मतलब जो ज्यादा पावर लगा रहा है, अविनाश आंसर आ जाता है। और अपना आज का जो ये लेक्चर है यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कोशिश करी गई है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एफर्ट लगता है लेक्चर में, तो आप अच्छे से लेक्चर को देखा करो, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। और कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए, या फिर कमेंट में कुछ बोलिए, जो भी आपका सजेशन है मैं उनकी पूरी रेस्पेक्ट करूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।